नमस्कार, मैं रूपेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक टॉपिक लेके आया हूं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंतर्गत हम फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आज इनके विषय में हम डिटेल पे चर्चा करेंगे। जो बच्चे फॉरेस्ट स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, CG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। आज देख लीजिए पूरा मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको दिए जाएंगे और वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। इसी विषय में हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है, वो किस तरीके से, जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह को इस तरह से डिनोट करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड, और OH ये होता है हाइड्रोक्सिल होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है। इन दोनों से बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कार्बोनिल में हम लोग कार्ब लेते हैं और हाइड्रोक्सिल में ऑक्सिल लेते हैं, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, जिसे सिंगल बॉन्ड COH के द्वारा या इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इन्हें हाइड्रोकार्बन के ये कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न माने जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा किया जाता है और हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसके एक हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, किसके द्वारा, कार्बोनिल समूह द्वारा, COH के द्वारा। इस तरीके से हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COH। ये कौन सा अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझ आया इतना। अब देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है कितने भागों में इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, इसके विषय पे हम लोग पढ़ते हैं। अब वर्गीकरण देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे पे। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अम्ल होता है, इसके बारे पे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपको इससे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से ही पता चल जा रहा है कि जिसमें एक COH ग्रुप होगा। कितना ग्रुप होगा, एक होगा। ठीक है, कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COH समूह उपस्थित होता है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हम फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वसा अम्ल बोलते हैं, वसा अम्ल बोलते हैं। इसके कुछ उच्च सदस्य, जैसे कि उच्च सदस्य में कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो C15H31 COH, ठीक है, और दूसरा होता है C17H35 COOH होता है। ठीक है, इसको पामिटिक बोलते हैं, पामिटिक एसिड, पामिटिक अम्ल एसिड कहते हैं, और इसको स्टेरिक अम्ल बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये उच्चवसी अम्ल होता है, ये उच्चवसी अम्ल होता है जिसे वसा, सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किया गया था, सर्वप्रथम इसे वसा से प्राप्त किया गया था। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COH समूह उपस्थित होता है। जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसको फैटी एसिड या वसा अम्ल के नाम से जानते हैं, इसके कुछ उच्च सदस्य C15H31 COH, जिसको पामिटिक अम्ल, और C17H35 COH होता है, इसको स्टेरिक अम्ल कहते हैं। वसा अम्ल सर्वप्रथम इसे वसा से प्राप्त किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे पे। अब देखते हैं
कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका सामान्य हम सूत्र देखेंगे, जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2nO2, या इसको आप कैसे कर सकते हैं CnH2n+1 और COOH। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसका आप नामकरण देखते हैं। नामकरण देखने के लिए जैसे इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका नामकरण भी बताते चलता हूं मैं आप लोगों को। नामकरण देख लीजिए, ये कौन सा हो गया COH। फॉर्मिक अम्ल ये क्या हो गया, साधारण एसिटिक अम्ल ये क्या हो गया C2H5 COOH। प्रोपेनोइक अम्ल है ना। इसका IUPAC नाम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार एग्जाम में। ये कौन सा हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, चींटियों से प्राप्त किया जाता है, इससे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और एसिटिक अम्ल ये प्रोपेओनिक अम्ल। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका IUPAC नाम देखते हैं तो इसका सफिक्स, इस ग्रुप का सफिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिक्स यानी सरनेम लास्ट में जो लगता है इसको OIC ओइक बोलते हैं। ठीक है, ओइक बोलते हैं। अब देखते हैं, देखिए कैसे इसका नामकरण किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन, देखिए फॉर्मिक अम्ल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसका एल्केन नाम लिखिए आप, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन। तो E को रिमूव करके यहाँ पे OIC जोड़ते हैं, OIC, तो क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, नोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से हम देखते हैं, इसमें देखिए एसिटिक अम्ल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 और 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथेन। इसका एल्केन नाम लिखिए आप यहाँ पे, एथेन। E को रिमूव करके क्या जोड़िए, यहाँ पे OIC जोड़िए। ठीक है, OIC। इसी तरीके से ये क्या, प्रोपेओनिक अम्ल को यहाँ पे C2H5, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे कितना होगा, प्रोपेन। E को हटा देंगे और E को रिमूव करके OIC जोड़ दीजिए, तो प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इसके विषय पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। ठीक है, इसका फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक और एथेनोइक के नाम से जानते हैं। इसका IUPAC नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइकार्बो, इसके वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हम लोग, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे पे इतना पढ़ लिए। इसका सामान्य सूत्र देख लीजिए, इसका IUPAC नाम देख लिए। एक इंपॉर्टेंट और है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये मोनोबेसिक होते हैं। जान लीजिए क्या होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं। यहाँ पे मोनोबेसिक का मतलब होता है एकल क्षारकीय होते हैं। ठीक है, मोनो से मतलब होता है मोनोबेसिक होते हैं, एकल क्षारकीय होते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे पे। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मोनो की जगह आप यहां पे लगा दो डाई। अब आपको नाम से क्लियर होगा, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको मालूम है जो COOH जो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वह कितना होगा, ग्रुप क्या होगा, 2 होगा, 2 उपस्थित होगा। COH ग्रुप कितना होगा, 2 उपस्थित होगा। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण ये क्या होते हैं पता है, जैसे कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कैसा होगा, डाइबेसिक होगा। क्या होगा अपने पास, डाइबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा, द्विक्षारकीय होगा। क्लियर यहाँ पे। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जो 2 COH समूह उपस्थित होते हैं, COCOH, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसका फॉर्मूला भी ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और देख लीजिए ये कौन सा होता है,
CH2COH, फिर CH2COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है, ये 2 COH समूह उपस्थित होगा, ये क्या डाई बेसिक होगा, ये द्विक्षारकी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। यहाँ पे क्लियर हुआ। तीसरा हम लोग देखते हैं कि मोनो हो गया, डाई हो गया, तीसरा कहता है ट्राई। केवल यहाँ पे अपन को क्या करना है, ट्राई लिखना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, इस पे कितने ग्रुप होंगे COH के, कितने होंगे, 3 होंगे। और ये क्या हो, ट्राई बेसिक होगा, त्रिक्षारकी होता है, ट्राई बेसिक होता है। कुछ फॉर्मूला देख लीजिए इसका, जैसे कि सिट्रिक एसिड कैसे होगा, CH2COH CHOH, ठीक है, ये हो गया आपका ये नहीं होता, H नहीं होता, याद ध्यान रखिएगा, है ना। ये सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये 3 इसमें COH समूह उपस्थित है और ये ट्राइबेसिक होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूत्र देखिए, फॉर्मिक अम्ल का HCOH होता है, इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे चींटी और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनोइक। इससे पहले मैंने IUPAC नाम बता भी चुका है। इसका ओइक सफिक्स होता है। बनाने की विधि, तो बनाने की जो विधि होता है फॉर्मिक अम्ल बनाने की, मैं आपको, जो विद्यार्थी मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख ले, वो अल्कोहल का वीडियो देख ले, उसमें मैंने ट्रिक बताया है कि किसी भी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, जिसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करोगे तो कार्बोक्सिलिक समूह मिलता है। ठीक है, तो उसी क्रम में जैसे हम फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि जानते हैं, तो किसी भी, जैसे हम लेते हैं, ये क्या अपने पास कौन सा अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है। इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ पे एसिटेल करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, HCHO मिलता है। अब जब फिर से इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो HCOH मिलता है। ठीक है, इसके विषय में मैंने पहले अल्कोहल के वीडियो में डिटेल में बताया है। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बोक्सिलिक समूह मिलता है। तो पहले ये बनाने की विधि हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, और दूसरी विधि होती है आपको, जैसे CO, ये कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, इसको 110 डिग्री टेम्परेचर में उपस्थित गर्म करते हैं। तो गर्म जब करेंगे तो यहां से देखिए, निकल जाता, तो क्या निकला अपने पास, यहाँ पे CO2 गैस निकल गया, बचा क्या अपने पास, HCOH। तो ये क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, दूसरी ये विधि होगी। और एक विधि और पढ़ लेते बनाने की। और एक विधि क्या होगी, और देख लीजिए, एक विधि और है, जैसे भी किसी भी, याद रखिए, और एक ट्रिक है, किसी भी साइनाइड का, अगर साइनाइड का आप जल अपघटन करते हैं, किसी भी साइनाइड का जब भी जल अपघटन करेंगे तो COOH ग्रुप मिलेगा। किस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड है, इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो 2H2। तो मेरी बात को समझना, यहाँ पे मैं इसको 2H2 है तो यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे अगर देखना चाहे तो ये बॉन्ड बंधा हुआ है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या अमोनिया निकलना, तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास 3H अगर यहाँ पर दे देते हैं तो बचा कितना है यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे H होगा और यहाँ पे कितना O 2 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास NH3 निकल जाता है इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा NH3 निकल जाएगा और H के बाद अपने पास क्या बचा 2 O बचा, तो COO और 1 H, तो कितना है तो फॉर्मिक एसिड बना है ये भी। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमेशा किसी भी साइनाइड का जब जल अपघटन करेंगे तो वही मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा यह फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग एसिटिक एसिड के बारे पे। जो एसिटिक एसिड होता है सामान्य फॉर्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। इसका साधारण नाम होता है एसिटिक एसिड होता है, साधारण नाम इसका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसका IUPAC नाम एथेनोइक होता है, एनोइक होना। अब बनाने की विधि के बारे पे जानते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल को बनाने की विधि जाने से उसी से ही हम लोग एसिटिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो जैसे कि पहले है, मैं अब पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एथिल अल्कोहल लेते हैं। यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH। जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एसिटिक अम्ल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको कौन सा मिला, एसिटिक अम्ल मिला, एसिड मिला। तो ये बनाने की पहली विधि हो गई। ठीक है, दूसरी विधि हम देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेलोनिक अम्ल होता है। मेलोनिक अम्ल यानी मेलोनिक अम्ल यहाँ पे H इस तरीके से देख लेते हैं, COH। और तो जब इसको गर्म करते हैं, मेलोनिक अम्ल है, जब इसको गर्म करते हैं तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बन जाएगा और यहाँ पे CH3COOH इस तरीके से हम लोग को एसिटिक एसिड यहाँ भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन से। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का जैसे तो मेथिल साइनाइड का, हाइड्रोजन साइनाइड के जल अपघटन से हमको जैसे फॉर्मिक अम्ल बनता है, उसी तरीके से एथिल साइनाइड मेथिल साइनाइड के जल अपघटन से सेम प्रोसेस। तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3 यहाँ पे 3H, यहाँ पे 3H ये ले लिया और बचा कितना, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे इस तरीके से COOH यानी COH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 विधि यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से मेलोनिक अम्ल, यह है मेलोनिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछा है। ठीक है, तो उससे भी हम लोग को एसिटिक अम्ल बनता है। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन से भी हमको एसिटिक एसिड मिलता है। और देख लेते हैं बनाने की विधियां जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। और देख लेते हैं बनाने की क्या विधि है। तो याद रखिए, किसी भी एस्टर का हम जल अपघटन करते हैं, किसी भी एस्टर का यानी एथिल एसीटेट CH3 या मेथिल, ठीक है, ये एथिल एसिड है, इसका हम जल अपघटन करेंगे। तो यहां पे देखो एथिल एसीटेट है तो H और OH। ठीक है, आपको समझने के लिए यहां पे मैं ये H और OH, तो जो OH है ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH और बचा क्या अपने पास H, तो CH3COH, तो ये CH3COH ये भी एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 हो गया थे। चौथा मेथड, 5वां है एस्टर क्लोराइड का।
इसका भी जल अपघटन करो CH3COCl, इसका भी जब हम एसिटिल क्लोराइड को तो HCl निकल जाएगा और इससे भी क्या मिलेगा CH3COOH और यहाँ पे HCl। ठीक है, ये चौथा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये छठवां इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा इसको बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से, अब CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम जब रिएक्शन कराते हैं RMgCl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं जो, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। तो इस तरीके से O, ठीक है, O है सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से OMgCl, यहाँ पे R जुड़ जाता है। इसका हम फिर क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, OH। ठीक है, इसका जब हम यहाँ पे जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या निकल जाएगा, आपका जो Mg था वो H हो गया और यहाँ पे Cl। अब बचा क्या, RCOOH, तो RCOOH ये भी क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमको एसिटिक अम्ल बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और बनाने की विधि है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। और एक मेथड है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, जैसे कि हम लोग लेते हैं एसिटिलीन, लेते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। इसका IUPAC नाम एथाइन होता है, YNE कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जब हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये वाला पूछा गया है, जो तनु H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनता है, जैसे कि ये H है और ये OH, ठीक है, तो ये H यहाँ पे आ जाता है और OH यहाँ पे आया, तो ये कितना कैसे हो जाएगा अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, CHOH होता है, ये वाइनिल अल्कोहल होता है, ये वाइनिल अल्कोहल होता है, हल होता है। फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आके H हाइड्रोजन, इस तरीके से क्या बन जाता है अपने पास, यहाँ पे CH3OH। आपको पता है किसी भी CH3OH बनता है, ये मेथिल अल्कोहल बनता है। अब इसका ऑक्सीकरण आप जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाने की विधि भी है जो एसिटिक अम्ल बनाने की। और एक विधि है एसिटिक अम्ल बनाने की, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है कई बार, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र, कई बात है, शीघ्र सिरका विधि, सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि, इसको हम किडवन भी कहते हैं, किडवन विधि भी कहते हैं, किडवन विधि भी बोलते हैं और जर्मन विधि भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है जर्मन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है इसका जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, इसको एथिल C2H5OH कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति, माइकोडर्मा एसिटी को डर्मा
एसिटिक एंजाइम की उपस्थिति में जब करते हैं तो हमको बनता क्या है, अपने पास बनता क्या है, एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है, कौन सा, तनु एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसी विधि को जर्मन विधि या सिरका सिरका विधि, क्विक विनेगर विधि, क्विक विनेगर प्रोसेस या शीघ्र सिरका विधि, किडवन विधि, जर्मन विधि कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल को का ऑक्सीकरण माइक्रोडर्मा एसिटी एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि कोल्वे विद्युत का अपघटन नियम क्या है। विद्युत अपघटन का नियम है, इसने कहा था एसिटिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं, यानी एसिटिक अम्ल के पोटेशियम लवण का जब हम जलीय अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता है तो CH3 फिर 2CO2, फिर यहाँ पे 2KOH और हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस विधि को कोल्वे का विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाद पढ़ेंगे हम एसिटिक अम्ल के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिटिक अम्ल से इसको प्राप्त करना है, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एल्केन, एसिटिक एनाहाइड्राइड और प्राथमिक एमीन। इसको बनाने की विधि कैसे, तो एसिटिक अम्ल से कैसे बनाएंगे। तो पहला एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड कैसे मिलेगा, जब भी एसिटिक एसिड है इसको आप PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराओगे तो हमेशा क्या निकलेगा, आपका निकलेगा POCl3 और यहाँ पे HCl। अब बचा कितना, 4, तो क्या हो जाएगा CH3COCl। ये है एसिटिल क्लोराइड। क्लियर यहाँ पे। दूसरा देखते हैं हम लोग कि एसिटामाइड कैसे बनता है। जब एसिटिक अम्लों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसिटिक अम्लों को जब अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो तो अमोनियम एसीटेट बनता है, यहाँ पे जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, ये अमोनियम एसीटेट बनेगा। कैसे, CH3COONH4। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखिए CH3CO और H2। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया अपने पास, एसिटामाइड बन गया। ठीक है, अब आता है एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्केन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्केन या किसी भी, याद रखिए, किसी भी जब एसिटिक एसिड है, इसको मिटा देता हूं, 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, जो एल्केन प्राप्त करना है, एल्केन कैसे मिलेगा, जब भी एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल से एल्केन प्राप्त करना है तो एसिटिक अम्ल का जब सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं देखते हैं, और हमको एल्केन प्राप्त होगा। यहाँ पे CH3COH, इसका NaOH और CO की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमको CH3, देखिए इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा, Na2CO3, Na2C ये निकल गया तो बचा कितना अपने पास, CH4। ठीक है, इस तरीके से हम सोडा लाइम से क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एसिटिक अम्ल से जल के अणुओं का निकलना, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए क्या होता है, CH3COH होता है, फिर एक और ले लीजिए CH3COO होता है। निर्जलीय कारक क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में हम लोग करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, जल के अणुओं का निकलना होता है, किससे, एसिटिक अम्ल से। इस तरीके से तो बचता क्या अपने पास, देखिए CH3CO, यहाँ पे भी क्या बचा, CH3CO और इस तरीके से O। तो ये क्या हो गया, एसिटिक
ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उसके विषय पे मैंने बताया। अब देखते हैं इसके बाद प्रबलताओं की, प्रबलता कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है, इसके विषय पे थोड़ा सा, प्रबलताओं के विषय पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है, ठीक है। जो पता है आपको प्रबलता, प्रबल अम्ल कौन होगा, जो आसानी से क्या देगा, H धन आयन देगा, आसानी से H धन। जैसे कि हम लोग, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा हो गया HCOH, ये CS3 COH और ये C2H5COH, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रबल अम्ल क्या है, देखिएगा सबसे अधिक प्रबल अम्ल क्या होगा इस तरीके से। अब जैसे से एल्किल समूह का जैसे संख्या बढ़ते जाएगा, अम्लों की प्रबलता क्या होगी, घटेगी। एल्किल समूह के बढ़ने से अम्लों की प्रबलता क्या होती है, घटती है। तो सबसे प्रबल कौन सा हो जाएगा, एसिटिक होगा। एसिटिक के बाद मतलब फार्मिक एसिड होगा, फिर उससे थोड़ा से कम प्रबल क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, उससे प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो जैसे जैसे एल्किलों का समूह बढ़ते जाएगा, उसकी प्रबलता क्या होगी, कम होती जाएगी। ये क्लियर हुआ, क्योंकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये ऐसा होता है। तो समझ लीजिए थोड़ा सा शॉर्टकट में, तो फार्मिक एसिड सबसे अधिक प्रबल होता है, उससे कम एसिटिक एसिड होता है, उससे कम एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में, अब इसकी प्रबलता का क्रम देख लिए, मान लीजिए ये एसिटिक अम्ल है, ये है CS3COH एसिटिक अम्ल है। तो इसमें अगर मान एक हाइड्रोजन का विस्थापन होकर एक क्लोरीन जुड़ गया आपको, मान लीजिए, तो ये क्या हो गया CS2COH। मान लीजिए 2 क्लोरीन जोड़ा, C2CHCOH। मान लीजिए 3 क्लोरीन जुड़ा, CCOH। अब इसमें इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल, इसके बोलेंगे एक है तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। ये क्या होगा, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये होगा 3 है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इनकी प्रबलता का क्रम देखिए, तो पहला हो गया कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, उनकी अम्लों की प्रबलता क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए सबसे अधिक फार्मिक है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, इसके बाद प्रोपेनोइक एसिड है। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा, इनके क्या होता है, प्रबलता का क्रम क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसमें मान लीजिए एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, जैसे से ये ऋणात्मक Cl उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, यह ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण इनकी अम्लों की प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे अधिक प्रबल क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा, बढ़ता है। यहाँ अम्लों की प्रबलता बढ़ रही है और यहाँ अम्लों की प्रबलता घटती है। तो सबसे अधिक कौन होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होगा सबसे अधिक अम्लीय, फिर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से समझ आया। इस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे पे डिटेल में चर्चा किया। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका सुझाव हो तो जरूर सुझाव दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।